रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर व्लादिमीर पुतिन ने 7 मई को शपथ ग्रहण के बाद कुछ दिन पहले ही अपनी नई कैबिनेट का अनाउंसमेंट किया है। इसमें ज़्यादा कुछ फेरबदल नहीं हुआ है, लेकिन रूस के रक्षा मंत्री को बदला गया है और उनकी बजाय उन्हीं के कैबिनेट के पूर्व सदस्य एक इकोनॉमिस्ट को लाया गया है। और जो पिछले रक्षा मंत्री थे पुराने, उन्हें जो रूस की सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें एक बड़ा पद दिया गया है। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये उनका डिमोशन है या उन्हें हटाया गया है, या या व्लादिमीर पुतिन बहुत ऊंची सोच रखते हैं। उन्होंने जानबूझ के, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रूस काफ़ी सारा जो पैसा है डिफेंस इंडस्ट्री पे लगा रहा है, तो रूसी राष्ट्रपति इकोनॉमिक्स को लाना चाहते हैं ताकि खर्चे पर नियंत्रण रखा जा सके। हम इस पे बात नहीं करेंगे, क्या है क्या नहीं है, थोड़ा बहुत बात करेंगे दूसरे पार्ट ऑफ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि रूस आखिर काम कैसे करता है, रूस की सरकार काम कैसे करती है, क्या है उसमें, क्या क्या पिलर्स हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए चलते हैं। रूस की सरकार में मेन 3 फंक्शंस होते हैं, 3 जो पिलर्स होते हैं। बाकी और भी होते हैं छोटे मोटे, लेकिन ये 3 मेन होते हैं उसके अंदर। सबसे पहला होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है, रूस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या उनका सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। राष्ट्रपति को रूस की जनता चुनती है और ये 6 साल के लिए उन्हें चुना जाता है। और जो पुतिन है, मिस्टर पुतिन अभी जो है वो 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं अगले 6 साल के लिए, हाल फिलहाल ही। इसके अलावा होता है, रूस में 2 सदन होते हैं, स्टेट डूमा और फेडरेशन काउंसिल। तो स्टेट जो डूमा होती है उसको निचला सदन बोलते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा होती है, उसको निचला सदन बोलते हैं। तो डूमा निचला सदन होता है और इसका कार्यकाल 5 साल का होता है और इसमें 450 सदस्य होते हैं। अभी आते कैसे हैं 450 जो मेंबर्स हैं ड्यूमा के? रूस का जो बड़ा हिस्सा है, रूस बहुत बड़ा देश है, उसको 225 अलग अलग, जैसे कहते हैं, संसदीय क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा गया है। आबादी के हिसाब से या फिर क्षेत्रफल के हिसाब से उसमें बांटा गया है। तो ऐसे 225 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, या संसदीय संसदीय क्षेत्र हैं रूस के अंदर। और वहाँ पे हर 5 साल में चुनाव होते हैं। जैसे कि हमारे भारत में 5 साल में लोकसभा चुनाव होते हैं, रूस में ही 5 साल में चुनाव होते हैं। तो लोग कैंडिडेट खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है हमारे यहाँ से। अभी आपने देखा होगा कि, देखिए, सदस्य 450 है लेकिन क्षेत्र से 225 है, यानी कि डबल। तो यहाँ पे रूस में एक प्रोपोर्शनल सिस्टम वोटिंग होता है। अभी क्या होता है कि आप जो है, या तो या तो पार्टी का वोट दे सकते हैं या फिर कैंडिडेट जो कि खड़ा हुआ है उस क्षेत्र से उसको वोट दे सकते हैं। और चुनाव होने के बाद सारे वोट काउंट होते हैं, सारे वोट काउंट होते हैं। और जितना परसेंटेज वोट मिलता है किसी पार्टी को, उतने परसेंटेज सीटें उनको मिलती हैं। मतलब 450 में मान लीजिए अगर किसी पार्टी को 50% वोट मिले, यानी कि आधे, तो उसके मेंबर 225 हो जाएंगे, बस पार्टी। अब वो जो 225 मेंबर है, वो पार्टी डिसाइड कर सकती है कि वो वही मेंबर हैं जिनको वोट मिला है, जो चुनाव में खड़े हुए थे, या कोई और मेंबर नॉमिनेट। तो इस तरह से वो चुन सकती है, मतलब एक और मेंबर उस तरह से देख सकती है। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है। ये हमारे भारत में हमें एब्सोल्यूट वोटिंग टाइप होता है। और ये ध्यान ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए चुनाव में 10-12 पार्टीज खड़ी हुई, रूस में पाँच पाँच या छः मेजर पार्टियां हैं, चुनाव लड़ती हैं। किसी को पता नहीं है पर ऐसा है, वहाँ बहुत सारी पार्टियां हैं। तो उन पार्टीज को किसी भी सीट के लिए एक भी सीट अगर चाहिए, तो कम से कम 6 या कहीं कहीं पे 7% वोट आने जरूरी है। मतलब अगर मान लीजिए 100 वोट डले पूरे रूस के अंदर, तो अगर किसी पार्टी को 6% वोट नहीं मिले, उससे कम मिलते, तो उसे एक भी सीट नहीं मिलेगी। क्योंकि ये 450 सीट में 6 या 7% वोट आ रहे हैं, तो एक आधा सीट मिलनी चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है यहाँ पर, क्लियर नहीं है। कहीं पे लिखा हुआ है कि 5% में एक सीट मिल जाती है, 7% 2 सीट। लेकिन जो रूल है उसके हिसाब से 60% मिनिमम होना जरूरी है। 6 से 7 की भी चाहते हैं तो शायद ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर सकता है वहाँ का।
तो ये कुछ इस तरह से ये है। अ, अब इसके आते हैं हम फेडरेशन काउंसिल पे। इसे कहते हैं ऊपरी सदन, जैसे कि हमारे यहाँ राज्यसभा है। तो इसका कार्यकाल ही 5 साल का होता है। इसमें 178 सदस्य होते हैं। पहले 170 थे, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि रूस यूक्रेन के जो 4 रीजन्स हैं, अब वो भी रूस के हिस्से में आ गए। तो उन 4 रीजन के भी 8 लोग इसमें मेंबर हो गए। तो 170 में 8 जुड़ गए। तो अब रूस में निवासी राज्य, शहर या केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि हमारे यहाँ स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज हैं, उस तरह से रूस में भी इस तरह इतने नंबर हैं। और यहाँ भी डबल मेंबर होते हैं, जितने हैं उसके डबल मेंबर। लेकिन फेडरेशन काउंसिल में चुनाव नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ राज्यसभा में भी थोड़ा बहुत एक चुनाव होता है, कि राज्यसभा के मेंबर्स को विधानसभा के लोग चुनते हैं। लेकिन फेडरेशन काउंसिल में हर इंसान नॉमिनेटेड होता है। नॉमिनेट या तो उसको राष्ट्रपति कर सकता है, या फिर उस रीजन का गवर्नर कर सकता है, या फिर वो अपने आप ही ड्यूमा को या प्रेसिडेंट को लिख सकता है कि भाई देखो, मैं जो है इस जगह पर रह रहा हूँ, मैं एक अच्छा साइंटिस्ट हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, या मैं हिस्टोरियन हूँ, या मैंने इतना अच्छा काम किया है इस क्षेत्र के लोगों के लिए, तो मैं इस क्षेत्र के लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो आप लिख सकते हैं, और उसके बाद कुछ प्रोसीजर्स होती हैं, आपका बैकग्राउंड चेक होगा, बहुत सारी चीज़ चेक होगी। उसके बाद हर हर जो रीजन है, जैसे 89 रीजन्स हैं, तो हर रीजन से 2 मेंबर फेडरेशन काउंसिल के मेंबर बन जाएंगे। तो इस तरह से ये रूस में 3 मेन पिलर्स होते हैं। और जो ये उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें राष्ट्रपति पावरफुल है। वो चाहे तो डूमा और फेडरेशन काउंसिल दोनों को भंग कर सकता है। और कहीं कहीं पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स हैं, डूमा और फेडरेशन काउंसिल मिलकर प्रेसिडेंट को भी हटा सकती हैं, और नए चुनाव आ सकते हैं। तो इस तरह से ये उसका स्ट्रक्चर है, और ये 3 मेन पिलर्स हैं। अब आइए चलते हैं और देखते हैं कि जो जो रूस की कैबिनेट है, सरकार, जो कैबिनेट है, वो कैसी होती है और उसे कैसे चुना जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो राष्ट्रपति होता है वो पावरफुल होता है, और राष्ट्रपति जब चुना जाता है, उसके बाद वो है अपनी मंत्रिमंडल बनाता है। अब जो रूस में जो स्ट्रक्चर है, पावर स्ट्रक्चर, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति सरकार का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन वो सबसे पावरफुल है। तो राष्ट्रपति जब चुना जाता है, शपथ ग्रहण के बाद वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति की सलाह से, या राष्ट्रपति को सलाह देता है, या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से, मतलब दोनों बातों से मिलकर कैबिनेट मंत्री और उप प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो रूस में इस तरह से है। देखा जाए तो जो है, जो कैबिनेट है वो प्रधानमंत्री की होती है। वो राष्ट्रपति को सपोर्ट करती है, राष्ट्रपति को बिल ड्राफ्ट करने में, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने में, और देश को रन करने में मदद करती है। लेकिन ए- एक तरह से प्रधानमंत्री कैबिनेट है, राष्ट्रपति उसका हिस्सा बाहर से है। लेकिन देखा जाए तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। तो यहाँ पे रूस में एक प्रधानमंत्री होता है, और काफी सारे उप प्रधानमंत्री होते हैं। अभी जो करंट कैबिनेट है उसमें 10 उप प्रधानमंत्री हैं। उप प्रधानमंत्री एक तरह से यूँ समझ लिए राज्य मंत्री, जैसे कि हमारे राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार के। रूस में भी ऐसा ही कुछ होता है, कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं, डिफेंस के, इकोनॉमी, कल्चर, स्पोर्ट्स, स्पेस, एनर्जी। तो कैबिनेट मंत्री भी होते हैं। मेरे हिसाब से आई थिंक रूस में अभी 21 कैबिनेट मिनिस्टर हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। और उप प्रधानमंत्री होते हैं इनके, ये एक तरह से स्टेट मिनिस्टर होते हैं। अम, इनको भी डिफरेंट डिफरेंट जो फील्ड उनका प्रभार दिया जाता है। और जहाँ तक मुझे समझ में आया, इसमें एक जो पहला सेकंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होता है, वो प्रधानमंत्री के बाद काफ़ी पावरफुल बना जाता है। और तो इस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। एक केस, और ये सब जो होते हैं, इन सबको जो स्टेट डूमा है, जो हमने जैसा कि हमने बात की, डूमा और कहीं कहीं फेडरेशन काउंसिल, वो कंफर्म करती है। मतलब कि राष्ट्रपति ने डूमा को कहा, भाई देखो, मैं इस इंसान को प्रधानमंत्री नियुक्त कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टेट डूमा अपना जो भी है चेक्स एंड बैलेंस करेगी, या जो भी वो करना होता है वो कर लीगली ऐसा करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री अगर किसी को बनाना, तो ऑलरेडी लोगों को पता होगा कि कौन होगा। तो इस पूरी प्रोसेस में कुछ ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, ड्यूमा मान जाती है।
लेकिन लॉजिकल प्रोसेस यही है, राष्ट्रपति अगर किसी को भी नॉमिनेट करता है तो उसे कंफर्म करना होता है, किया जाता है स्टेट डूमा की। जैसे कि रिजर्व बैंक का गवर्नर हो गया रशिया के, या चीफ जस्टिस हो गया, या स्टेट जो है हमारे गवर्नर हो गए, उन सबको कंफर्म किया जाता है स्टेट डूमा या कहीं गए फेडरेशन काउंसिल में। तो इस तरह से जो है रूस की सरकार ये होती है। अब जो राष्ट्रपति है उसका भी अलग से स्टाफ होता है, जैसे कि मैंने कहा कि रूस के जो संविधान या रूस का जो गवर्नेंस है उसमें राष्ट्रपति सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इसका भी अपना एक अपना ही एक और पावर सेंटर होता है यहाँ पे। अ, तो रूस राष्ट्रपति के पास 7 सलाहकार होते हैं। सलाहकार में आप सिक्योरिटी, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशन हर तरह के, और होती है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। ये एक आज की डेट में बहुत पावरफुल बन गई है। रूस की काफ़ी पावरफुल बॉडी है। इसमें आर्मी के चीफ होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, और भी जो जो काफ़ी जो इम्पोर्टेंट एजेंसीज उनके चीफ इसमें मेंबर होते हैं। कुछ लोग डूमा से भी आते हैं, फेडरेशन काउंसिल के भी होते हैं, और जो कुछ रशिया के इम्पोर्टेंट रीजन्स हैं या बड़े सिटी उनके मेयर भी इसका वहाँ के लोग भी इससे पार्ट्स होते हैं। एक होती है राज्य परिषद। राज्य परिषद होती है जैसे कि हमारे यहाँ पहले अ, नीति आयोग होता था, या फिर जो आयोग बने हुए हैं, तो उसमें क्या है, राज्य परिषद में जो जितने भी स्टेट हैं 79 के स्टेट के गवर्नर मेंबर होते हैं, और जो प्रेसिडेंट होता है उसका चेयरमैन होता है। तो एक तरह से ये यूँ समझ लें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बनाने की परिषद है राज्य परिषद। तो इस तरह से ये रूस का जो मंत्रिमंडल होता है, सरकार है, चलती है। डूमा और फेडरेशन काउंसिल भी होती है। तो अब जो फेरबदल हुआ है, चलिए उस फेरबदल के बारे में बात करते हैं, जो इसके बारे में सभी बात कर रहे हैं कि भाई किसी का डिमोशन हुआ है, किसी का प्रमोशन हुआ है। तो हुआ क्या एक्चुअली, तो जो पुराने जो रक्षा मंत्री थे, डॉक्टर सॉरी नॉट डॉक्टर, सर्गी शोइगु, जनरल सर्गी शोइगु, वो कैबिनेट मंत्री थे, पहले कैबिनेट मंत्री थे। और जो पुराने एक उप प्रधानमंत्री थे, एंड एंड आंद्री बलूसो, वो फाइनेंस का डिपार्टमेंट देखते थे एज अ राज्य मंत्री, कैबिनेट का हिस्सा थे। तो उन उप प्रधानमंत्री को अब कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है, फाइनेंस से निकाल के डिफेंस में। और जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनको जो सिक्योरिटी काउंसिल, जो बहुत ही पावरफुल बॉडी है, उसका सेक्रेटरी बना दिया गया है। और जो करंट सेक्रेटरी थे सिक्योरिटी काउंसिल का, निकोलाई पत्रुशेव, जो कि राष्ट्रपति पुतिन के काफ़ी करीबी और सहयोगी माने जाते हैं, उन्हें उनका सलाहकार बना दिया गया है। मतलब ऐसे करके मूवमेंट हुआ है, और एक दो कैबिनेट मंत्री नए बनाए गए हैं। तो ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किया गया है, करंट कैबिनेट है वही की वही चल रही है। पर ये है कि आपने एक किसी इकोनॉमिस्ट को डिफेंस मिनिस्टर बनाया है, तो लोगों ने जो तर्क दिया है वो ये कि जिस तरह से रशिया यूक्रेन की वॉर में रशिया बहुत सारा पैसा मिलिट्री हार्डवेयर या डिफेंस पे खर्च कर रहा है, तो वहाँ पे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो खर्चे को नियंत्रण में ला सके, और और उस तरीके से इन्हें लाया गया है। तो ये इस तरह से रूस की सरकार चलती है। और यहाँ पे और भी एलिमेंट्स होते हैं, जस्टिस डिपार्टमेंट होता है, और भी रूस की एजेंसीज होती हैं, स्पेस या फिर एग्रीकल्चर, हर तरह की, तो उनके भी डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं। उनकी प्रोसीजर्स वगैरह होती है ड्यूमा और फेडरेशन काउंसिल और गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन उसमें हम बात नहीं करें, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो, अभी के हिसाब से ये सही है। और इस तरह से आप समझ सकते हो, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बहुत ओवरलैपिंग हर जगह है। लेकिन इस तरह से रूस की सरकार काम करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप रूस के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं जो कि मैं वीडियोस में कवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको रूसी भाषा सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया गया होगा, आप देख सकते हैं और अपने आप से ही हिंदी भाषा से रूसी सीख सकते हैं ईजीली। तो अगली वीडियो तक के लिए, बस विदानिया, पक्का।